अब आ रहे हैं। आज हम लोग कोलिजन का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। L1 कोलिजन। तो सबसे पहले तो कोलिजन का डेफिनेशन क्या होता है? दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कब करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि आपको मेरा क्लास करना है, ठीक है, तो आप क्लास कैसे कर पाएंगे? इसका क्या रूल होना चाहिए? क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो क्लास कर लेंगे? नहीं। जैसे मान लो तुम ये इस क्लास में आए, मतलब सेम प्लेस पे होना जरूरी होगा, लेकिन क्या सेम प्लेस पर होने से चीजें मीट कर जाएंगे? नहीं। सेम प्लेस पे एक ही टाइम पे अगर कोई पहुंचे तभी मीटिंग हो सकता है। अगर आपको मेरे से मुलाकात करनी है तो इसी जगह पहुंचे और एक गिवन टाइम पे पहुंचे, दोनों को पता हो कि ये टाइम 12 बजे मान लीजिए, तो 12 बजे ही दोनों पहुंचे तभी मीटिंग हो सकता है। आप 1 बजे पहुंच रहे हैं, हम 12 बजे आए, 5 मिनट घूमे चले गए, दोनों सेम जगह तो पहुंचे लेकिन सेम टाइम पे नहीं पहुंचे। सेम ही टाइम पे लेकिन अलग अलग जगह रहे। आप यहां रहे, हम न्यूक्लियस मॉल में घूमे, मिल लेंगे? नहीं। सिमिलरली कोलिजन में क्या होता है? मीटिंग होता है। कोलिजन का डेफिनेशन होता है कि इट इज मीटिंग ऑफ टू ब्लॉक्स एट सेम पोजीशन एंड एट सेम टाइम, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। So what is collision? It is meeting of two or more particles at same time and same position. At same time and same position. At same time and same position. फिजिकल डेफिनेशन तो यही है। ये कैसा डेफिनेशन है? फिजिकल डेफिनेशन, जो सही में हो रहा है। लेकिन फिजिक्स के अनुसार डेफिनेशन चेंज हो जाता है। फिजिक्स कहता है कि ये एक एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। ये एग्जाम्पल है किसका? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल का। इसको शॉर्ट में हम लोग COMP कहेंगे। कभी कभी इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल भी। लेकिन वहां यहां जो भी मोमेंटम है वो कैसा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? m इंटू v को। तो पहले तो हम लोग को ये प्रिंसिपल समझना होगा, फिर ये आगे बढ़ सकते हैं। तो अब थोड़ा देर ध्यान दीजिए, सिर्फ समझने पे, एकदम पिन ड्रॉप के साथ समझिए और फिर लिखने पे ध्यान दीजिएगा। अभी आराम से एकदम समझिए, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी सिस्टम पे जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। फोर्स क्या होता है? dp बाय dt। फोर्स क्या होता है? dp बाय dt। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि फोर्स क्या है? dp बाय dt। ये हम लोग एनएलएम में पढ़े थे। फोर्स होता है d बाय dt ऑफ p, मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन हम लोग को फोर्स देता है। अगर हम कहें अगर फोर्स जीरो हो, अगर फोर्स क्या हो, इसका क्या मतलब? कि कोई चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, फोर्स तो जीरो है, इसका क्या मतलब कि dp बाय dt का वैल्यू क्या है? जीरो है। कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है। इसका मतलब p क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है। और कांस्टेंट के लिए हम लोग के फिजिक्स में जो वर्ड चलता है वो है कंजर्व्ड है। अगर हम पूछें कि d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे 2x। जो पावर होता है सामने आ जाता है और पावर 1 घट जाता है। अगर हम पूछें d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब कितना है, तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर। पावर सामने आ जाता है, एक पावर घट जाता है। अगर हम पूछें कि d बाई dx ऑफ x का पावर 4 कितना है, तो 4x क्यूब है ना। लेकिन अगर हम पूछें
पूछे d/dx ऑफ 5 कितना है तो कहेंगे 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगर हम पूछें d/dx ऑफ 10 कितना है 0। d/dx ऑफ 50 कितना है 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब अगर हम ऐसा कर लिखें कि देखो d/dx ऑफ p 0 है, d/dx ऑफ p 0 है, इसका मतलब p क्या है कांस्टेंट नंबर है ना। तो यही बात यहां लिखी गई है कि अगर फोर्स 0 है तो d/dt 0 होगा, मतलब p क्या होगा कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट के लिए जो अंग्रेजी में एक और वर्ड चलता है वो है कंजर्व। तो इसी बात को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। अब इस बात को हम शब्दों में थोड़ा सा इलॉबरेट करके लिख रहे हैं। यहां शब्दों में थोड़ा इलॉबरेट करके लिख रहे हैं कि अगर इफ, इसी प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहे हैं, इफ एफ नेट, जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स की बात करते हैं। जब भी हम लोग यहां फोर्स लिखते हैं तो वो कैसा फोर्स होता है नेट फोर्स। और नेट फोर्स में भी एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। किसी सिस्टम पे इंटरनल फोर्स ज्यादा मतलब नहीं होता, वो तो आपस में ही एक दूसरे पे लगते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम क्या हो 0 हो, देन जो मोमेंटम होता है सिस्टम का वो क्या रहता है कंजर्व रहता है। और क्यों कंजर्व रहता है ये हम लोग देखें, ये वाला प्रूफ था उसका। तो नेट मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का, एक बॉडी का नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल एक ब्लॉक के लिए नहीं है, ये किसके लिए है एक सिस्टम के लिए। उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, उसी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, दोनों क्या होगा बराबर होगा, प्रोवाइडेड कोई बाहर से नेट फोर्स नहीं लग रहा, कोई बाहर से नेट फोर्स नहीं लग रहा। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो सिस्टम मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अभी आप चीजों को समझेंगे, अभी बस इतना ध्यान में रखिए। जैसे कोलिजन में क्या होता है इस बात को या समझने का प्रयास करते हैं। कोलिजन में क्या हो रहा है इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम लोग कोलिजन को स्टडी करेंगे ना तो दो डायग्राम बनाएंगे। एक कोलिजन के पहले का डायग्राम जिसको कहेंगे बिफोर कोलिजन, दूसरा कोलिजन के बाद का डायग्राम जिसको कहेंगे आफ्टर कोलिजन। तो एक को हम लोग कहेंगे बिफोर कोलिजन और दूसरे डायग्राम को क्या कहेंगे आफ्टर कोलिजन। एक बिफोर कोलिजन दूसरा आफ्टर कोलिजन। अभी देखिए ये मैं बिफोर कोलिजन का डायग्राम बना रहा हूं कि मान लिया जाए कि एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, एक ब्लॉक जिसका मास m1 है, वो इधर की तरफ चल रहा है u1 स्पीड से। कितने से चल रहा है u1 स्पीड से। और इधर में एक ब्लॉक है इसका मास m2 है, वो इधर चल रहा है u2 स्पीड से। ठीक, ये इसका बिफोर कोलिजन केस हो गया। अब इस कंडीशन में हम लोग कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे और ये 3 पैरामीटर हम लोग को लिखना होता है। कितने पैरामीटर 3। पहला पैरामीटर जो हम लोग लिखते हैं वो होता है इनिशियल मोमेंटम। क्या लिखेंगे और ध्यान रहे मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर एरो लगा है। और वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इस पर डायरेक्शन का महत्व होगा, डायरेक्शन का महत्व होगा। और हम लोग ये कॉमन जानते हैं कि जो भी चीज इधर की तरफ होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, इधर होता है तो ऊपर होता है तो नीचे होता है तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग जनरल फॉलो करेंगे। तो बताइए इसका मोमेंटम कितना, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कितना m1 इनटू u1। अच्छे से बोलिए m1 इनटू u1। लोग सब खा पी के आए ना, और सबकी उम्र 19-20 साल है या उससे भी कम है, कम है। तो उसमें जोश तो होना चाहिए एनर्जी। आप लोग लग रहे हैं कि बुढ़े हैं 60 साल के, नहीं ना, तो जोश में रहिए, एनर्जी पढ़ने नया चीज सीख रहे हैं। बताइए इसका मोमेंटम कितना m1 u1। पॉजिटिव की नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव क्योंकि ये इधर जा रहा है। ठीक है, इसका मोमेंटम m2 u2 और पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। ये पहला पैरामीटर हम लोग लिखते हैं। दूसरा
दूसरा पैरामीटर लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमेशा ये सब चीज सिस्टम का लिखना है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पूरे सिस्टम का, मतलब दोनों ब्लॉक का लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लिखिए। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m1 u1 स्क्वायर, पॉजिटिव की नेगेटिव? इसका चलिए हाफ m2 u2 स्क्वायर, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, या गलती होता है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है? उस पर डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ब्लॉक किधर भी जाए उससे कोई मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या बातें क्लियर हो रही है? तीसरा नेगेटिव होगा, आप लोग को नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव होगा ना? हाँ, क्यों पॉजिटिव है समझ में आ गया ना? चलिए तीसरा हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम लोग VA कहेंगे शॉर्ट में। क्या कहेंगे? VA। अब ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये क्या है? अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी सुनेंगे तो डर जाएंगे, अरे ये तो पढ़ ली है, भुला गए यार क्या था। टेंशन नहीं लेना है, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को फिर से समझिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी पे आते हैं थोड़ा सा। अगर दो ब्लॉक एक दूसरे के तरफ जा रहे हो, अगर दो ब्लॉक एक दूसरे के या दो ब्लॉक एक दूसरे से दूर जा रहे हो, इसका मतलब वेलोसिटीज ऑपोजिट है। देखिए ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट वेलोसिटी है ना, दोनों दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वेलोसिटीज ऑपोजिट है ना। वेलोसिटीज अगर ऑपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी को सम कर देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलेंगे? दोनों का सम। कब? जब ऑपोजिट हो। तो ये दोनों वेलोसिटीज अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में है? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहेंगे? ऐड कर देंगे u1 प्लस, ठीक। क्या कहा मैंने? अगर वेलोसिटीज अपोजिट हो तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे। अपोजिट में दो केस हो सकता है, या तो एक दूसरे के तरफ जा रहे हो या एक दूसरे से, दोनों केस में ऐड होगा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो ये पॉसिबिलिटी क्या है? फिजिकली समझिए कॉलिजन को। इधर से सामने से कार आ रहा है, इधर से भी कार आ रहा है, दो जाके टकरा के। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी तो ऐसा भी तो हो सकता था, ये m2 ये m1 और ये इधर जा रहा है u1 से, ये इधर जा रहा है u2 से। इसमें कॉलिजन होने के लिए कुछ कंडीशन होगा, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा तभी कॉलिजन हो सकता है। वो कंडीशन क्या होगा बताइए? सेम हो वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी तो कहाँ कॉलिजन होगा? पीछे वाला ज्यादा, हाँ, ये ज्यादा से चले तेजी से और ये धीरे धीरे चले, तभी ना कॉलिजन हो सकता है। आप लोग ऐसा कॉलिजन देखे हैं, कभी सुने हैं कि एक कार वाला बहुत तेजी से जा रहा था, पीछे से एक बाइक वाला बहुत धीरे धीरे चल रहा था, दोनों कोलाइड हो गया, इसमें 10 मच्छरों की जान चली गई। ऐसा कभी न्यूज़ सुने हैं? नहीं ना। लेकिन ऐसा सुने कि नहीं, एक कार वाला बेचारा दंपति धीरे धीरे जा रहा था, पीछे से एक जवान युवक मदमस्त अवस्था में कार चलाते हुए बहुत तेजी से आ रहा था और पीछे से टक्कर मार दी, हादसे में दोनों घायल हैं। ऐसा सुने हो कि नहीं? तो मतलब कॉलिजन कब हो सकता है? जब पीछे वाले का स्पीड ज्यादा हो। इस बात को समझाने के लिए मुझे इतना 10 मिनट बोलना पड़े तो ये बहुत गलत बात है भाई। ठीक है, इसका मतलब समझ गए हम लोग कि ये तभी हो सकता है कॉलिजन जब u1 क्या होगा u2 से ज्यादा। अब बताइए इस केस में वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब ऑब्वियस बात है, जब अपोजिट में होता तो प्लस करते थे, तो सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, जिसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे, तो क्या कहिएगा? एक माइनस दूसरा, मतलब दोनों को माइनस करेंगे। अब किसी किसी बच्चे के मन में आता है सर u1 माइनस u2 लिखेंगे कि u2 माइनस u1 लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? अरे बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन? तो u1 माइनस u2 लिखेंगे। ठीक, मुझे पता है कि आप लोग डाउट पूछेंगे नहीं, और जब आप सीखते वक्त नहीं पूछेंगे तो आपको सीखने का मजा भी नहीं आएगा। फिर आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तब आपको डाउट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बताते वक्त आपको क्या क्या डाउट हो सकता है ये प्रिडिक्ट करते हैं पहले से।
और ये पास्ट एक्सपीरियंस है कि पहले कभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मुझे पता था अच्छा बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है, ये मैं प्रिडिक्ट करता हूँ और ये मान करके बताता हूँ ये सारी बात। ठीक है, तो आप में से किसी को लग सकता है सर इतना बेसिक बात काहे बता रहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हुए सब मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं आता, एकदम ब्लैंक पेपर है। ठीक, क्या इतनी बातें क्लियर है? तो हम लोग अभी ये वाला केस डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम लोग कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ही साथ सारा केस लेके दिक्कत होगा तो किसी अगले एग्जांपल में वो वाला भी कर लेंगे। अभी पहले ये वाला केस चल रहा है। तो बिफोर कॉलिजन 3 पैरामीटर लिखते हैं। पहला पैरामीटर क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, दूसरा पैरामीटर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पैरामीटर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियल मोमेंटम में, मोमेंटम के बारे में ध्यान रखना है, वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोर्स में करके लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इससे डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऑपोजिट में मूव कर रहा हो तो ऐड करके लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या ये तीनों चीज लिखने में कभी दिक्कत होगा आगे से? और हर क्वेश्चन में यही लिखवाएंगे आपसे, ये लिख लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब सेम चीज आफ्टर कॉलिजन लिखेंगे। अब देखिए आफ्टर कॉलिजन क्या होगा ये हमें नहीं पता होता है। हमें गिवन क्या होता है? इसका मास, इसका मास, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, ये 4 वैल्यूज दिए होते हैं, m1 m2 u1 u2। अब आफ्टर कॉलिजन बहुत सा सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं और वहीं रुक जाएं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है? इधर से एक कार आया, इधर से भी एक कार आया, दोनों टकराया, दोनों एक दूसरे में घुस के वही रुका रह गया। पहला केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? इधर से एक कार आया, इधर से एक ट्रक आ रहा था, है ना, कार को एकदम उड़ा कर लेके चला गया। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि इधर से कार आया, इधर से कार आया, लेकिन ऐसे टकराया कि एक इधर फेंका गया, एक इधर फेंका गया, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि टकराया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गया। बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। हम लोग एक जनरल केस मान रहे हैं कि मान लिया कि ये m1 इधर चला गया v1 से, ये इधर चला गया m2 v2 से। अब आप पे लोग, कुछ लोग विद्रोह करेंगे, सर ऐसा कैसे मान लिए आप, ऐसा काहे मान लिए? दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला भी इधर ही जा रहा हो, ये वाला भी इधर ही जा रहा हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना हो सकता है ना भाई। मान लो एक कार आया, इधर से कार आ रहा था, इधर से एक ट्रक आ रहा था, दोनों टकराए तो दोनों आगे जा सकते हैं इधर ही, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? या उल्टा भी हो सकता है, इधर से ट्रक आ रहा था, इधर से कार आ रहा था, दोनों इधर चल दिया, कुछ भी हो सकता है। हम एक जनरल केस बस मान लिए कि ये इधर जा रहा है v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से, उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर हम लोग का v1 कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव आया, यहां तो हम वैल्यूज नहीं ले रहे ना, जब क्वेश्चन में वैल्यूज दिया रहेगा, तो कैलकुलेशन के बाद अगर v1 कैसा आया? पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो माने हम लोग डायरेक्शन बिल्कुल सही माने। अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब इधर नहीं जा रहा है, उधर जा रहा है। उस तरह v2 के लिए अगर पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन माने बिल्कुल सही माने हैं, नेगेटिव आ गया मतलब उल्टा कर दीजिए। हम एग्जांपल से दिखाएंगे, अभी इस पे विद्रोह नहीं करना है, ठीक, मंगल पांडे नहीं बनना। ये v1 ये कितना? अब ये बताइए क्या यही तीनों पैरामीटर फिर से लिखने में कहूं तो आप लिख देंगे? बोलिए। हम लोग पहला पैरामीटर क्या लिखते हैं? मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम सिस्टम का लिखते हैं कि एक ब्लॉक का? सिस्टम का। चलिए ठीक है, बताइए इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? m1 v1। इसका मोमेंटम प्लस माइनस नहीं बताएंगे? कहां माइनस? यहाँ वाला माइनस? पक्का श्योर है? इधर में तो नहीं लिखे थे। अच्छा, वेलोसिटी इसका इधर था, इसका इधर है, इसलिए इतना समझ रहे हैं ना? चलिए बढ़िया। इसका बताइए प्लस m2 ठीक है। मोमेंटम सब लोग को लिखना आ रहा है? चलिए काइनेटिक एनर्जी बताइए, इसको बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ m1 प्लस की माइनस। किसी को माइनस लिखने का मन नहीं कर रहा? इधर जा रहा है ना? नहीं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। चलिए बढ़िया, होशियार हो गए आप लोग तुरंत की। इसका बताइए
हाफ m2 v2। चलिए बढ़िया। तीसरा हम लोग जो लिखते हैं इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है तो भाई पहले तो अप्रोच होता है, फिर क्या होता है सेपरेशन। तो खाली नाम अलग अलग है। कोलिजन के पहले जो होता है उसको बोलते हैं अप्रोच, और कोलिजन के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं सेपरेशन। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी हमको चलिए याद रखिए। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, वही सेम ही चीज है, दोनों सेम डायरेक्शन के अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं कि माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए, v1 प्लस v2। अब मेरे लिखने से पहले आप लोग सोचोगे इसमें तो उल्टा होना चाहिए, सर उल्टा ना हो गया वेलोसिटी, सोच रहे थे ना। मैंने क्या कहा था आपको, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करता है, चाहे इधर जाए एक दूसरे की तरफ, चाहे दूर जाए, वेलोसिटीज तो अपोजिट है ना, और वेलोसिटीज अपोजिट है इसका क्या मतलब, प्लस करना कि माइनस, प्लस, चाहे इधर जाए एक दूसरे की तरफ, चाहे इधर जाए, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होता है। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं तो माइनस करेंगे, इधर जाए सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। और कैसे माइनस करेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। खाली एक नाम ध्यान रखना है, कोलिजन के पहले वाले क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ, कोलिजन के बाद वाले को वेलोसिटी ऑफ। अब देखिए कोलिजन, ये तो दो हम डायग्राम बता के समझाने का प्रयास किए। अब देखिए कोलिजन कितने तरह का हो सकता है। पहला सिचुएशन हम बता रहे हैं कि देखो इधर से एक बॉल आया, ठीक है, इधर से भी एक बॉल आया। इमेजिन करो कि वो मेटल का बॉल है, किसका बॉल है, दोनों टकराया। जैसे ही टकराया तो ड्यूरिंग कोलिजन, जब वो दोनों कांटेक्ट में है तो दोनों का शेप थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ होगा। जब कोई दोनों का शेप डिफॉर्म होता है ना तो बोलते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। क्या स्टोर हो गया है, और मान लीजिए कि वो एक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी उसको कहते हैं जिसको पर फोर्स लगे तो उसका शेप डिफॉर्म हो, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा ले तो वो अपने शेप को वापस से रिगेन कर ले, वो अपने शेप को वापस से रिगेन कर ले। तो सोचिए, ऐसा ध्यान दीजिएगा, दो ब्लॉक आया, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, इसके पास 50 जूल, ठीक, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है इसलिए कम काइनेटिक एनर्जी से आया, टकराया। जब टकराया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं डिफॉर्म्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये कब हुआ, जब वो कांटेक्ट में है, लेकिन जैसे ही उनका कांटेक्ट छूट रहा है, ठीक, तो पहला केस ऐसा हो सकता है कि अगर वो इलास्टिक बॉडीज हैं तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, जैसे जैसे वो अलग हुए तो डिफॉर्मेशन के बाद वापस वो अपने शेप को रिगेन कर लिए, शेप को क्या कर लिए, रिगेन कर लिए, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं बचा, शेप बिल्कुल पहले ऐसा हो गया। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था काइनेटिक एनर्जी, वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बचा रहा। इसका मतलब इस केस में काइनेटिक एनर्जी पूरा पूरा कंजर्व्ड है, बीच में कन्वर्ट हुआ था लेकिन वो वापस से रिगेन हो गया। इस कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। अब सोच के देखो कि रियल सिचुएशन में हम एक कार लेके जाए, सामने वाला एक कार लेके आए और टकराए, क्या कभी इलास्टिक हो सकता है? हमारे कार को कोई बाल बाका ना हो, कुछ एकदम डेंट कहीं ना पड़े, उसके कार को भी कुछ ना हो। रियल केसेस में, लेकिन एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करवाया जा सकता है कि नहीं ऐसा केस, एक्सपेरिमेंटली लैब में करवा सकते हैं, बहुत सिमुलेटेड कंडीशंस में करवाया जा सकता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है समझ गए? अच्छा, दूसरा केस क्या पॉसिबल है, इधर से एक बॉडी आया, इधर से एक बॉडी आया, दोनों टकराया, टकराने के दौरान का शेप क्या हो गया, डिफॉर्म हुआ, फिर अलग हुए, डिफॉर्म जो शेप था उससे वो रिगेन करने की कोशिश किया लेकिन पूरा पूरा रिगेन नहीं कर पाया। इस बारी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा उसके डिफॉर्म्ड पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होकर रह गया। तो क्या इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, नहीं रहेगा। इस कोलिजन को हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। पक्का? अच्छा, एक तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो बॉडी आए, दोनों बॉडी आकर के जब टकराए तो एक दूसरे से चिपक गए। कैसे चिपके समझ में आ, देखो इधर से एक कार आया, इधर से एक ट्रक आया, ऐसा भीषण कोलिजन हुआ
कि ट्रक का जो सामने वाला हिस्सा था उसमें वो कार घुस गया पूरा, ठीक, लेकिन ट्रक का ड्राइवर अभी भी एक्सीलेटर पे पैदल मारे हुए है, वो कार को लटका के लेके जा रहा है। तो कहेंगे इसमें दोनों ब्लॉक कोलिजन के बाद भी साथ साथ मूव कर रहे हैं, कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ मूव अरे इस केस में डिफॉर्म्ड वाला वापस उसको करने का मौका मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम लॉस होगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मैक्सिमम लॉस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक, तीन तरह के बताया मैंने आपको, पहला क्या बताया इलास्टिक, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इनइलास्टिक काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, और परफेक्टली इनइलास्टिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। उसमें क्या होगा, कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ मूव करेंगे, है ना। अच्छा, कोलिजन का मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, कोलिजन आप लोग बहुत गलत भावना से समझते हैं, कोलिजन मतलब होता है टकराव, आप लोग यही समझते हैं हमेशा, ऐसा नहीं। आप इस कुछ चीज को ऐसा समझो कि एक ना बस जा रहा था और एक कोई एम्प्लॉय मान लो हम ही थे और हमको ऑफिस आना था, तो बस खुल गई स्टैंड से और हम दौड़ते 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 बस को पकड़ के चढ़ गए। ये कैसा कोलिजन, ये भी एक कोलिजन है, दोनों मिला ना, बस और इंसान मिला। कोलिजन में क्या डिफरेंस बताए थे, इट इज द मीटिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। तो अब ऑब्वियस बात है ना, हम लालपुर चौक पे हैं तो बस भी तो लालपुर चौक पे ही है, एक ही जगह है ना, एक ही टाइम पे चल रहा है, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम जब बस में चढ़ गए तो मेरा वेलोसिटी और बस का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया, तो साथ साथ चल रहा है, थोड़ी हम अलग चल रहे हैं बस अलग चल रहा है, एक ही बस में है ना जी। तो कौन सा कोलिजन कहेंगे, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। वो पहले तीसरा वाला केस जो बताया आपको, दोनों साथ साथ चल रहा है, दिक्कत नहीं समझिए, कोई बात नहीं, दिक्कत है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किस चीज का एग्जांपल लिया जाए, ऐसा ही कोई जिसमें कूद के चलते हो, ट्रेन, दौड़ते ट्रेन में चढ़ गए, अब ट्रेन में तो नहीं सोचेंगे हम भी चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, दोनों साथ हो गए, तो कैसा क्वेश्चन, परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, एक और एग्जांपल बताते हैं, कभी भी आप पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कोई गुंडा या हीरो भाग रहा हो, है ना, वो छत पे चढ़ जाए, बहुत बहुत मंजिले छत पे, उसी समय एक ट्रक नीचे से गुजर रहा हो, है ना, और उस ट्रक में कुछ ऐसा सामान रुई जैसा भरा रहता है, पता नहीं कितना संयोग होता है, और वो वहां से कूद गया और कूद के इतना अच्छा टाइमिंग और फ्री फॉल, एकदम टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका रेंज, वेलोसिटी सब एकदम मैच किया हुआ है कि जब वो गिरा तो उसी ट्रक के उसी वाले उतने ही एरिया में गिरा जितने में रुई था, तो कुछ नहीं हुआ, ठीक, कुछ नहीं हुआ, उसमें गिरा और ट्रक को साथ लेते लेते चला, और ड्राइवर को पता भी नहीं चला, इतना बड़ा कोई चीज गिर गया हो, 50-60 किलो का इंसान, उसको पता नहीं चला। सुनो कि ये बहुत हाइपोथेटिकल लग रहा है, पिक्चर में दिखाते हैं ना जी, हॉलीवुड पिक्चर देखो और मजा आएगा, उसमें तो एरोप्लेन में हो जाता है सब का। ये इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है कि नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि दोनों क्या चल रहे हैं, तीन टाइप समझ में आ गया आपको, अभी और टाइप है। अब देखो, एक कोलिजन ऐसा हो सकता है कि इधर से एक पार्टिकल आया, इधर से आया, दोनों तो एक ही रोड पे आ रहा था, लेकिन टकराने के बाद एक इधर फेंका गया, एक इधर फेंका गया, मतलब जो उनका लाइन ऑफ वेलोसिटी था वो चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर लाइन ऑफ वेलोसिटी चेंज ना हो, मतलब जिस लाइन में आ रहा है उसी लाइन में आगे बढ़े या इधर जाए या साथ जाए, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। और दो आए और अगर इनका लाइन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाए, एक इधर फेंका जाए, एक इधर फेंका जाए, या एक ही इधर जाए, दूसरा तो उसी लाइन में चलते रहे, दोनों में से किसी एक का भी चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहते हैं, इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन का मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन, एक ही लाइन में वेलोसिटी है, और ऑब्लिक कोलिजन का मतलब टू डायमेंशनल कोलिजन, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जानना है आपको, बिलियार्ड खेले हो, पूल, बिलियार्ड नहीं खेले हो, बिलियार्ड वो होता है एक बोर्ड टाइप का होता है, जैसे कैरम बोर्ड का, अच्छा कैरम खेलो ना, कैरम खेलो ना, कैरम में सोचिए आपका गोटी रखा हुआ है और पीछे से स्ट्राइकर उसको हिट कर, ठीक है, तो एक होता है कट शॉट, ये सीधा सीधा हिट करते हैं हम लोग, और ये वाला इधर चला जाता है और स्ट्राइकर इधर चला जाता है। तो अब देखो, पहले तो ये पार्टिकल रुका हुआ था, इस स्ट्राइकर को हम ऐसे हिट किया, उसका लाइन ऑफ वेलोसिटी तो ये है, लेकिन ये जो गोटी है, मान लो क्वीन है, क्वीन किधर चलेगी, इधर, तो वेलोसिटी का लाइन अलग है, इसका स्ट्राइकर इधर चला गया, तो इस लाइन को मेंटेन किया क्या, तो कैरम का ये कोलिजन कैसा कोलिजन का एग्जांपल है,
ऑब्लिक। यही चीज बिलियार्ड में भी होता है, उसमें एक बॉल रखा होता है, उसको बोलते हैं टारगेट बॉल, और जो स्ट्राइकर होता है उसको बोलते हैं क्यू बॉल, QCUE, क्यू बॉल बोलते हैं। एग्जांपल हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम लोग। और जैसे कैरम बोर्ड में उंगली से हिट करते हैं, उसमें देखे होंगे आप लोग कोई पिक्चर में स्टिक से हिट करते हैं, बहुत खतरनाक गेम होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है सीखना, क्योंकि कैरम तो हम लोग बचपन से खेलते हैं, बिलियार्ड किसी घर में बचपन से नहीं रहता है, तो खेलने जाओगे तो बहुत हाई फाई क्लब में रखा रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक, अब अगर इतने को मिला के पढ़ा जाए तो कितने तरह से कोलिजन बन सकता है? हेड ऑन के अंदर इलास्टिक, हेड ऑन के अंदर इनइलास्टिक, हेड ऑन के अंदर परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर ऑब्लिक में चलिए, ऑब्लिक के अंदर इलास्टिक, ऑब्लिक के अंदर, ऑब्लिक के अंदर, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। 6 केस बन सकते हैं। अब इसमें भी अगर हर केस का जनरलाइजेशन लेंगे तो पता चला कोलिजन पढ़ते पढ़ते 6 महीना बीत जाएगा। अभी सोचिए कोलिजन का इंट्रो देने में आधा घंटा हम बोल चुके हैं कंटिन्यू, है ना? तो अगर एक एक केस का भी जनरल केस लेंगे कि इसका मास ज्यादा उसका मास ज्यादा, तो बहुत डिफिकल्टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसीलिए सीमित चीज है, सीमित केसेस हैं, ऐसे ऐसे केसेस को हमें पढ़ना है। हेड ऑन में ऐसा ऐसा केस पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा ऐसा केस पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा ऐसा केस, तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। इस लेवल पे, क्लास 11th के लेवल पे इतना जानना आपके लिए बहुत काफी होगा। और उतना बात अगर जान गए तो स्कूल में तो हालांकि बहुत कम है, बहुत ही कम, मतलब बेसिक खाली इंट्रो है, लेकिन नीट में भी स्कूल के ऐसा ही, जितना 1-2 लेक्चर में पढ़ाते हैं उतना नीट में काम चल जाएगा। लेकिन जेई में तो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत डिटेल में, और भी केसेस करते जाइए, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम लोग एक करके सारा केस शुरू करेंगे अब। हर केस में लेकिन यही चीज लिखना है, बिफोर कोलिजन के डायग्राम में ये पैरामीटर, आफ्टर कोलिजन में ये पैरामीटर। तो आप पहले इतना लिखो, फिर हम एक एक केस के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, लिखिए। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो कोलिजन के टाइप्स हैं उनका डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग तो डाला ही वही कोलिजन, तो आप हेडिंग डालिए कोलिजन, और 3 टाइप हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हालांकि 2 ही टाइप होता है, दूसरे का ही एक स्पेशल पार्ट है, वो 2 ही टाइप लिखते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरे को हम लोग लिखेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जो लोग स्कूल जाते हैं उनके लिए ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखेगा कि स्कूल में हो सकता है कि इसको डिफरेंशिएट करने पूछते हैं, बताइए इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो मैं पॉइंट वाइज बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिए, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखें। दूसरा पॉइंट बहुत लंबा सा तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ आपको बोल रहे हैं। आ गया? नमाज पढ़ के देखना, लिखिए दूसरा पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट यहां से लिखिए, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, कॉमा, द बॉडीज गेट डिफॉर्म्ड, the bodies get deformed, the bodies get deformed, and hence some part of kinetic energy, and hence some part of kinetic energy is stored as, and hence some part of kinetic energy is stored as deformed potential energy, is deformed as, is stored as deformed potential
energy, full stop. However, comma, deformed potential energy, full stop. However, comma, the bodies during separation, however, the bodies during separation regains their original shape, and hence all the deformed potential energy gets converted to kinetic energy, because of which the initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी के बाद Because of which the initial kinetic energy is equals to final kinetic energy. The initial kinetic energy is equals to final kinetic energy. ठीक है, लिख लीजिए सब लोग अच्छे से. यहाँ लिखिए during collision हाँ इनलास्टिक सेकंड पॉइंट में during collision the bodies get deformed. अच्छा ये नहीं सोचना है कि ये तो स्कूल के लिए लिखा रहे हैं सर, तो जो कंपटीशन वाले सोच रहे होंगे सर हमारा क्या काम इसमें. तो कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, which of the following statement is correct. हो सकता है वहां पे कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए तो एलिमिनेट करने में आसानी हो. आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिएगा तो बहुत जगह से क्वेश्चन रहते हैं. लिखिए क्या लिख रहे थे हम लोग. ड्यूरिंग collision, the bodies get deformed, but while getting separated, W-H-I-L-E, while getting separated, comma, they cannot regain their original shape. And so some part of kinetic energy gets stored as deformed potential energy, because of which loss of kinetic energy takes place. ठीक है. तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक और है और उसको कहते हैं ई का वैल्यू. क्या बोलते हैं? ई का वैल्यू. अब ये ई क्या है इसका मैं जस्ट बताने जा रहा हूं, पहले भी लिख लीजिए. इसके तीसरे पॉइंट में किसका ई 1 होता है और इसका ई 0 से ज्यादा या बराबर और 1 से छोटा होता है. ठीक है. ई का रेंज लिख लीजिए. इसका ई 1 होता है स्मॉल ई और इसका ई 0 से ज्यादा और 1 से कम. 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 में तो ये वाला केस हो गया. ठीक है. और इसी में एक स्पेशल केस क्या होता है? स्पेशल केस क्या होता है? जब ई का वैल्यू 0 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली inelastic. Perfectly inelastic. ठीक है. अभी हम लोग ई पे आएंगे.
अब कोलिजन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे ये देख करके कि कैसा कोलिजन है, कैसा, कोलिजन और ये क्वेश्चन कहेगा आपसे कि कोलिजन एज्यूम कीजिए इलास्टिक है, कभी भी इलास्टिक को परफेक्टली इलास्टिक भी बोलेगा, इलास्टिक कहे या फिर परफेक्टली इलास्टिक कहे एक ही बात है, इलास्टिक कहे या परफेक्टली इलास्टिक कहे एक ही बात है, लेकिन इन इलास्टिक कहे और परफेक्टली इलास्टिक कहे दोनों अलग अलग बात है, ये ध्यान रखना है। परफेक्टली इलास्टिक एक स्पेशल केस है जिसमें ई का वैल्यू 0। अब क्या समझिए, कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, हम इस चीज को इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं, तो जो पहला इक्वेशन हमेशा हम लोग लिखेंगे वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। हम लोग लिखे थे कोलिजन के डेफिनेशन में कि व्हाट इज कोलिजन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। तो कैसा भी कोलिजन हो, चाहे ये कोलिजन हो चाहे दोनों ही कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम दोनों ही कोलिजन में कंजर्व रहता है, पूरे के पूरे कोलिजन में ही चैप्टर में हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसलिए हम लोग डेफिनेशन ही लिखे थे, व्हाट इज कोलिजन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। मतलब COMP किस कोलिजन में लगाएंगे, इलास्टिक में कि इनलास्टिक में? दोनों में। वैलिड फॉर बोथ इलास्टिक एंड inelastic, वैलिड फॉर बोथ इलास्टिक एंड inelastic। और ये कैसे लगाएंगे? तो सिंपल, जितना इनिशियल मोमेंटम है और जितना फाइनल मोमेंटम है दोनों क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो कर दीजिए, देखिए इनिशियल मोमेंटम कहां लिखे थे हम लोग, ये वाला लिखे थे, m1u1 माइनस m2u2, ये था इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस m1v1 प्लस m2v2, माइनस m1v1 प्लस m2v2। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। इसको हम लोग पहला इक्वेशन नाम दे देते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल दोनों टाइप के कोलिजन में लगा सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम लिखिए, फाइनल मोमेंटम लिखिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। अब दूसरा चलिए, दूसरा होता है NLR। दूसरा इक्वेशन क्या होता है? NLR। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन ने कोलिजन को स्टडी किया और एक टर्म डिफाइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और उसको उन्होंने स्मॉल ई से लिखा। किससे लिखा? स्मॉल ई से। जैसे हम बोले कि स्मॉल ई को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब ये वाला ई क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इस वर्ड का मतलब समझिए, हम लोग हिंदी माध्यम से हैं, मतलब हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए हैं, तो इन सब वर्ड से बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखते। अब रेस्टिट्यूशन वर्ड अंग्रेज को पढ़ाया जाए तो वो तुरंत समझ जाएगा, उसको डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं? डेफिनेशन उसका समझना पड़ता है कि उसका वर्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि हम लोग उस वर्ड को बार बार यूज नहीं करते। हम बोलचाल में यूज करते हैं कभी रेस्टिट्यूशन? तुम रेस्टिट्यूट हो गए, कभी यूज करते हैं? तुम्हारा रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज मैं सिखा दूं तो आप यूज कर सकते हैं आज के बाद। रेस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है, मतलब इस कंटेक्स्ट में मतलब होता है, वर्ड्स का मीनिंग भी कंटेक्स्ट के अनुसार चेंज करता है। तो इस कंटेक्स्ट में क्या मतलब होता है कि अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी, अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन। आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, रेस्टी, रेस्टी वर्ड का मतलब होता है कि वापस से उस शेप में आना, इनिशियल चीज को जैसे रीस्टोर करना बोलते हैं ना, रीस्टोर, उसी तरह का ये भी वर्ड है। रेस्टिट्यूट मतलब अपने ओरिजिनल शेप को गेन करना। तो आप याद करो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था? बॉडीज कोलाइड करते थे, कोलिजन के दौरान तो डिफॉर्म हो गए थे, लेकिन जैसे ही समाप्त हो रहा था, एक दूसरे से डी अटैच हो रहे थे, तो वापस से अपने शेप को रिगेन कर रहे थे, इसलिए बोलते हैं
कि इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है 1, और इस केस में पूरा पूरा रिगेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, इसलिए इसको इनलास्टिक। और परफेक्टली इनलास्टिक में याद करो क्या था, एक के अंदर घुस गया था, ट्रकवा में कार घुस गया था पूरा, तो रेस्टिट्यूट कर पाएगा अपने शेप को, नहीं कर पाएगा, ठीक है, परफेक्टली इनलास्टिक, ठीक। इस वर्ड का ये मतलब है। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन ने कहा कि देखिए हम एक लॉ दे रहे हैं, और ये लॉ आप दोनों कोलिजन के लगा सकते हैं, इलास्टिक के लिए भी और इनलास्टिक के लिए। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, शॉर्ट में हम लोग देखो शॉर्ट में लिखा करेंगे सबको, COMP मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, NLR मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये क्या कहता है NLR, कि कोई भी कोलिजन हो आप लोग E लिखेंगे, और E जो होता है एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, E क्या होता है यूनिटलेस क्वांटिटी, और ये रेशियो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। व्हाट इज E? E is equal to velocity of separation, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ, approach। क्योंकि ये रेशियो है इसलिए यूनिटलेस है। और देखिए इस E का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, VS बाय VA, तो VS वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखे थे, देखिए Yes sir। V1 प्लस V2, और VA वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखिए यहां लिखे इसका भी U1 प्लस, U2, कोई दिक्कत? no sir। और ये NLR भी दोनों तरह के कोलिजन के लिए वैलिड होगा, इलास्टिक के लिए भी और इनइलास्टिक के लिए भी। अब इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। इस फॉर्मूले को अगर इलास्टिक के लिए लगाया जाए, किसके लिए लगाया जाए, इलास्टिक के लिए तो ध्यान सुनिएगा, इलास्टिक के लिए E का वैल्यू कितना, 1, अगर ये वैल्यू को हम 1 कर दें तो 1 इज इक्वल्स टू VS बाय VA, yes sir। VA इधर भेज दीजिए, तो क्या हम लिखें कि VA इज इक्वल्स टू VA इज इक्वल्स टू VS। मतलब इलास्टिक कोलिजन के डिफरेंस में यहां ऐड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कई बार बुक्स में ये नहीं लिखा रहता है कि इलास्टिक कोलिजन में हम लोग NLR यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखिए और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो वहीं से वो आया है। अब देखो दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पे दूसरा केस बन सकता है ये वाला, जिसमें E का वैल्यू 0 से बड़ा हो 1 से छोटा, लेकिन 0 नहीं हुआ अभी 0, नहीं हुआ है। इसको इनइलास्टिक कहते हैं, लेकिन ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। तो मेरे पास जगह की यहाँ कमी, इसलिए मैं वहां नहीं, यही लिख देता हूं। तो देखिए यहाँ दो केस पॉसिबल थे, एक E का वैल्यू 0 वाला, और दूसरा केस क्या था, E का वैल्यू 0 से 1 के बीच, मतलब E का वैल्यू 1 से छोटा है, और E क्या है, VS बाय, ये अगर 1 से छोटा है तो VA को इधर भेज देंगे, मतलब VS इज लेस देन VA, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से छोटा है। सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो कि कौन बड़ा था कौन छोटा, तो इसको आम बोलचाल की भाषा से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक कार है, एकदम नई ब्रांड न्यू कार खरीदे हो, और बगल वाला एक दूसरा भी ब्रांड न्यू कार खरीद के आया है, दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन हो जाए, होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन मान लो हो जाए, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या बताए थे कि शेप रीस्टोर हो जाता है, मतलब तुम्हारे गाड़ी में डेंट हुआ लेकिन वो वापस से अपने शेप में आ गया, एकदम चमचमाता भी है, और उसका भी तुम लोग काहे रुक के झगड़ा करोगे, कंपनसेशन मांगोगे, दोनों निकल जाओगे। तो रेस्टिट्यूशन 1 है, E का वैल्यू 1 है, जितना स्पीड से टकराए थे उतना ही तुरंत भाग जाओगे, काहे रुकोगे, अपना अपना काम पे जाइए, गाड़ी को कुछ हुआ नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस तेजी से टकराए थे उसी तेजी से अलग भी हो गए। लेकिन मान लो तेरी चमचमाती गाड़ी ठुक गई तो फिर क्या होगी, शेप डिफॉर्म हो जाएगा, शेप डिफॉर्म हो गया, तब तुम झगड़ा करोगे, उतरोगे, गाड़ी चलानी नहीं आता, एकदम 2-4 थप्पड़ लगाओगे,
अब सोचो कि किस अप्रोच से तुम टकराए थे, कितना जल्दी टकरा गए थे, और तुरंत चल दोगे, नो सर लड़ोगे, हो सकता है जाम लग जाए वहां पे, है ना, आधा घंटा लड़ लोगे। अगर कोई तुमसे कमजोर आदमी हो तो उसका कॉलर पर 10,000 निकाल, है ना, वो ऐड आता था ना, तो वैसा निकाल करके छोड़ेंगे नहीं। मतलब सेपरेशन का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, जल्दी सेपरेट नहीं होंगे। अप्रोच तो तुरंत हो गए थे, कोलिजन तुरंत हो गया था, लेकिन सेपरेशन बहुत लेट से हुआ। मतलब सेपरेशन का वेलोसिटी कम था, अप्रोच का वेलोसिटी ज्यादा था। इस मेंटालिटी से आप याद रख सकते हैं। और अगर ई का वैल्यू 0 हो गया, ई का वैल्यू 0 सोचिए इस बारे में। हम ट्रक ड्राइवर, ये हमेशा सामने से कार चलाते हुए आ रही है, धीरे धीरे बेचारी नया नया सीखी है, और हम ट्रक ड्राइवर एक्सपर्ट, ठीक, ठोक दिए। ठोके तो क्या हुआ कि इसका कार बहुत मजबूत था, और मेरा ट्रक का जो सामने वाला पोर्शन था वो बहुत, जब ट्रक तो ड्राइवर तो ऊंचे पोजीशन पे होता, नीचे वाला पोर्शन बहुत वीक था। तो इतना जोर से टकराया कि वो पूरा का पूरा ट्रक नीचे में घुस के अटक गया, और हम अभी भी एक्सीलेटर पे पैर दबाए हुए चल रहे हैं। तो मेरे और अमीषा के बीच कोई सेपरेशन है? नो सर इसमें क्या कहेंगे कि ई का वैल्यू अगर 0 हो जाए, मैथमेटिकली रख के देख सकते हैं, इस वैल्यू को अगर 0 कर दें तो वी इधर आके मल्टीप्लाई होके ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब वीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मतलब ई का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 0 है। और इसका क्या मतलब कि बॉडीज मूव टुगेदर, बॉडीज मूव। एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे गलती से याद रख लेते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज साथ साथ चलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इनइलास्टिक कोलिजन में 2 केस हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। साथ साथ कब चलते हैं, जब परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। इस वाले केस में, ये जो पहला केस देखे थे, इसमें लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इस वाले केस में, ये जो, एक बात ध्यान रखिएगा ना, यहां पे ये थोड़ा सा इधर का चीज लिखा हुआ है। इस वाले केस में क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतना बात आप लिख देंगे, अगर स्कूल में आएगा मास्टर खुश होकर 3 करेगा, 3.5 नंबर दे देगा। 3 कैसे देंगे? मतलब 3 नंबर तो देगा, इसमें काटेगा नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप बताए थे बिल्कुल वैसा ही लिखे, फिर भी स्कूल में नंबर काट लिया, बोर्ड में नंबर ही नहीं देता है। ये सब कई सुनी बातें, झूठ बातें, पूरी बातें। जितनी बातें आपकी फैकल्टी ने पढ़ाई है वही बात होता भी है। हम कोई थोड़ी हम अपना फिजिक्स बना रहे हैं क्या? ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन है हम तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो न्यूटन बाबा पढ़ाए थे। अब कोई भी बुक से पढ़ोगे, कहीं से पढ़ोगे, यही लिखा रहेगा, अलग अलग लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा। तो जो मास्टर चेक कर रहा है वो भी तो यही लिख के रखा होगा, कुछ अलग लिख के रखा होगा। तो अगर आप इतनी बातें लिख देंगे तो काहे खुश नहीं होगा? बच्चा बेचारा को सब पता है, वो क्या चाहता है तुम्हारे से? इसमें तुम्हें गुलाब का फूल दे दो का, 100 रुपए दे दो, पूछने का जरूरत नहीं है। आप इतना लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है इतनी बातें? क्या ये डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अभी तक हम लोग शुरू नहीं किए हैं इसको डिस्कस करना। पहले इसको लिखो, फिर एक स्पेशल केस लेंगे। समय है ना? आज हम घड़ी पहनना भूल गए। समय है ना? 1:30 का क्लास होगा मेरे ख्याल से 2:45 तक। अभी कितना हो रहा है? 2:20 2:20 में 25-30 मिनट है। ठीक है, लिखिए इसको। अब देखिए, तो हम क्या सीख रहे हैं कि कोलिजन के क्वेश्चन में कौन कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। तो पहला इक्वेशन हम लोग कौन सा लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। किस वाले कोलिजन में लगाओगे? चाहे इलास्टिक हो चाहे दोनों में लगा सकते हैं। एनएलआर दोनों में, एनएलआर भी दोनों में। तो यहां लिख देते हैं फॉर बोथ कोलिजन्स। ठीक है। और एक तीसरा है इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। मतलब जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही ये किस में लगाओगे? इलास्टिक में, क्योंकि सिर्फ इलास्टिक में ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। सिर्फ इलास्टिक में ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। किसमें? ओनली इन इलास्टिक। इसलिए ये वाला कोलिजन सिर्फ, ये वाला इक्वेशन सिर्फ इलास्टिक में ही लगा सकते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? बाद में लिखिएगा। आप लोग लिखने पे इतना फोकस क्या करते हैं? हम लिखेंगे, फिर समय देंगे आपको लिखने का। अब हम लोग एक केस डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हेड ऑन
हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम है? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इसमें बिफोर कोलिजन डायग्राम यही है और आफ्टर कोलिजन डायग्राम हम यहां बना दे रहे हैं। फिर से आफ्टर कोलिजन डायग्राम बना दे रहे हैं। आप दोनों डायग्राम बनाएंगे, बिफोर वाला भी आफ्टर वाला भी। ये देखिए आफ्टर कोलिजन डायग्राम बना रहे हैं। ये ब्लॉक इसका मास m1, ये इधर जा रहा है v1 से, और ये ब्लॉक इसका मास m2 इधर आ रहा है v2 से। और ये हेड ऑन क्यों है? क्योंकि देखिए लाइन एक ही है, लाइन चेंज नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस में ही हो रहा था कोलिजन, पहले ही वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ही था, अभी भी एक्स एक्सिस में ही। तो हम लोग अभी हेड ऑन ही करेंगे, सबसे आखिरी लेक्चर में ऑब्लिक कोलिजन करेंगे। तो आफ्टर कोलिजन लिखिए, पहले मोमेंटम लिखिए, फाइनल मोमेंटम। ये तो लिखा ही हुआ था अभी। कितना होगा इसका? माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? v1 प्लस, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में प्लस माइनस नहीं होता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें अननोन क्या है, इसमें अननोन क्या मतलब किस चीज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, किस चीज का वैल्यू मतलब निकालना है हम लोग को, तो u1 u2 दिया रहेगा और m1 m2 भी दिया रहेगा, तो ये सारे नोन है। m1 m2 नोन है, तो अननोन क्या है? v1 और, तो कितने अननोन है? दो। तो कितना इक्वेशन लिखना पड़ेगा? दो इक्वेशन में काम चल जाएगा। और हम लोग कौन सा कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कितने इक्वेशन इन तीनों में से लगा सकते हैं? ये वाला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, सब में लगा सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं, ये वाला, ये वाला, तीनों लगा सकते हैं। कितना लगाएंगे? तो दो ही से सॉल्व हो जाएगा। अब कौन सा दो? जिस दो से आपको मन करे। अब आप हमसे पूछेंगे सर आपका कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं कौन दो आसान होता है, तो बता सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक एनर्जी में तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो लिखिए पहला इक्वेशन हम लोग कौन सा लिखेंगे? काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दिस इज इक्वल्स टू दिस। देखिए वो वहां लिखा हुआ था, हम डायरेक्ट लिख दे, छाप दें। यस सर। m1 u1 minus m2 u2 is equals to minus m1 v1 plus m2 v2 plus m2 v2। अब थोड़ा सा एकदम पिन ड्रॉप साइन के साथ कैलकुलेशन देखिएगा। कुछ लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, जो लोग क्लास 10 तक अच्छे से पढ़ के नहीं आते। बेसिक कैलकुलेशन है प्लस माइनस, लेकिन दिक्कत होता है बहुत लोगों को, इसलिए एकदम अच्छे से देखिएगा। अच्छे बच्चों को नहीं होता है। दूसरा हम लोग क्या लगा दें? NLR। और क्योंकि हम लोग इलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं, तो अभी मैंने कहा था इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? VA is equals to VS। तो VA मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था? u1 प्लस, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना? v1 plus v2। तो u1 प्लस u2 is equals to v1 प्लस v2। और ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। हम लोग को क्या निकालना है? v1 और v2 का वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं? v1 का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। v1 को क्या लिखेंगे? u1 प्लस u2 माइनस v2 लिखेंगे। किसका वैल्यू हुआ? v1 का। और इसको इस पहले इक्वेशन में रख दीजिए। वहां भी पहले इक्वेशन लिख देते हैं, यहां भी लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये क्या लिखा हुआ है? m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1 की जगह क्या लिख देंगे? u1 प्लस u2 माइनस v2 प्लस m2 v2। आगे देखिए m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2। ध्यान दीजिए कहां 1 है कहां 2 है। देखिए ये माइनस m2 u2 यहां भी है और यहां भी है, दोनों कट गया क्योंकि दोनों इक्वलिटी के इधर उधर है। इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए। अच्छा गलती हो गया भाई। यहाँ तो m2 u2 ठीक है बिल्कुल, और यहाँ क्या होगा? m1 u1 और ये क्या होगा? m1 u2 होगा, और ये m1 u2। तो दोनों कटेगा नहीं, गलती से काट दिया।
घटेगा नहीं, देखो इसलिए ध्यान रखना है इसमें कैलकुलेशन में। M1 कट सकता है। नहीं कैसे कटेगा, यहाँ माइनस है और सर और यहाँ ये कटेगा नहीं, ये भी। इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2m1u1 और इस वाले टर्म को भी इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस m1u2 और ये होगा माइनस m2u2। तो m1 माइनस m2 एक साथ लिख दिए, u2 कॉमन ले लिया, इन दोनों काम हो गया, इन दोनों बचे हुए देखो। तो इसमें v2 कॉमन है तो v2 कॉमन, क्या बचा m1 प्लस M2 उसको उधर भेज दे तो दोनों में डिवाइड में जाएगा। तो यहां हो गया m1 प्लस m2 और यहां भी हो जाएगा M1 प्लस M2। ये v2 का फॉर्मूला है। मैंने स्टेप उड़ा उड़ा के लिखे हैं, लेकिन जो लोग स्कूल का एग्जाम देंगे तो स्कूल में डेरिवेशन उड़ा के मत करिएगा, एक दो स्टेप और लिख देना। अब ये कराने का क्या महत्व है, भाई किसी को हो सकता है स्कूल एग्जाम लिखना हो, उस स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में किया हुआ है। और ये भी हो सकता है कि नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जाम में डायरेक्ट ये डायग्राम दे करके ये पूछ दिया जाए, है ना, तो वहां आपको डिराइव करना पड़ सकता है। याद रख पाना तो मुश्किल है थोड़ा, हालांकि हम तो याद भी रखते हैं, हमको मतलब याद है फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ गलती करके फाइनल आंसर पहुंचते ना, हमको पता चल जाता है कि कुछ गलत कर दिया है, तो हमको याद है। और वो याद कैसे है उसका ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है v2, 2 के लिए निकालना है ना, तो यहाँ पे 1 1 होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2m1u2 बाय नीचे तो m1 प्लस m2 ही होता है, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 एक इवन नंबर है इसलिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है प्लस होता है। बाकी ये टर्म ऐसा ही रहेगा और 2 है इसलिए u2 लिखेंगे। अब जैसे अगर हम पूछते v1 का फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला पूछते V1 तो बोलो इसी ट्रिक के हिसाब से v1 का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखेंगे 2m2u2 बाय M1 प्लस M2 और क्योंकि v1 है ऑड नंबर है तो इसलिए माइनस माइनस m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, ये तो सेम हो गया ऊपर नीचे। और v1 है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे u1, तो यहाँ v2 था इसलिए u2। बाकी आप इसमें पुट करके चाहे तो निकाल भी सकते हैं, यही आएगा। लेकिन ऐसे रटन विद्या पे बहुत भरोसा नहीं करना है, क्योंकि रटने का भी एक नियम होता है, और नियम ये है कि आप रट तो लिए हैं, लेकिन ये किस केस के लिए रटे थे कि ये u1 इधर जा रहा था, u2 इधर जा रहा था और कोलिजन के बाद इधर था। अब हो सकता है एग्जाम में लिखा हुआ ऐसा या डायग्राम दिया हो कि m1 जा रहा है इधर u1 से और m2 जा रहा है इधर से u2 से, और पूरा मेहनत से आप सॉल्व किए और आपको याद था कि अच्छा सर कुछ ऐसा बताए थे, और वो फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो ऐसा भी नहीं रटना है, रटने का मतलब कि याद रखना है तो सारी बातें याद रखनी है। खैर मैंने ये रिलेशन इसलिए ड्राइव किया कि मुझे कुछ बातें और बतानी है अगले क्लास में, इसलिए इस रिलेशन का हम अगले क्लास में यूज करेंगे। और दूसरा कि अगर आपको स्कूल में ड्राइव करने आए या एग्जाम में कभी इस रिलेशन पे डायरेक्ट कुछ पूछे तो कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि सर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या इसमें पुट करेंगे, याद रखेंगे इसको और पुट करके सॉल्व करेंगे? तो कहेंगे नहीं, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर आप कहेंगे बाप रे बाप इतना मेहनत एक क्वेश्चन, तुच्छ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट में कैसे होगा सर इतना? तो वो क्वेश्चन जब होगा ना तो इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं यहाँ पे, ये वाली चीज मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये वाला चीज आपको लिखा हुआ था, तो ये वाला चीज हम मिटा रहे हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको सिखा रहे हैं कि देखो इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, कम मेहनत में काम चल जाएगा। ये कोलिजन वाला पे मिटा सकते हैं, वो भी वाला। हाँ ये रहने दो, क्योंकि ये तो आपको इस डेरिवेशन में पूरा यही पूरा लिखा था। तो इससे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं ऐसा कि देखिए भाई ये सरफेस है और ये एक ब्लॉक है 3 kg का, ये इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये एक ब्लॉक है 5 kg का और मान लीजिए ये रुका हुआ है। हम कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ये चलता हुआ मान सकते हैं। और कोलिजन कैसा हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन, ये हम लिख दिए। कैसा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन। तो बताइए v1 एंड v2 कितना होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? ठीक, तो आप क्या करेंगे, बिफोर कोलिजन तो डायग्राम बना हुआ है, यही डायग्राम के बगल में आप इनिशियल मोमेंटम लिख लीजिए सिस्टम का। तो इसका मोमेंटम कितना? 3 × 5 = 15 kg मीटर पर सेकंड।
ठीक है, और पॉजिटिव क्योंकि इधर की तरफ है, इसका मोमेंटम 0। यहीं पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लीजिए, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बताए थे कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस, ऑपोजिट में हो तो प्लस। यहां बोलिएगा सर इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 0 है, इसको 0 है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, आप इधर जाता हुआ या इधर मान लीजिए 0 से, तो या तो प्लस करेंगे या तो 5 प्लस 0 कीजिए, 5 माइनस 0 कितना रहेगा, 5 भी रहेगा। कोई दिक्कत, मतलब अगर एक रुका हुआ तब तो लिखना हमारा सन, खाली एक ही का वेलोसिटी लिख देंगे। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये हमें नहीं पता, कौन किधर जाएगा ये, तो आप मान लीजिए कि ये 3 kg वाला और ये 5 kg वाला किधर किधर जा रहा, और ये आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा मत मानना कि टेबल फाड़ के अंदर जा रहा है, मतलब इधर उधर में किधर भी मान सकते, ऐसा नहीं हवा में उड़ने लगेगा, ये सब नहीं मानना है। मानने के लिए तो हम तो ऐसे ही मानते हैं हमेशा कि ये V1 से इधर चला गया और ये V2 से इधर चला गया, ताकि हमको लिखने में कभी गड़बड़ी ना हो, सब जगह एक जैसा रहेगा तो याद रहेगा। क्या लिखेंगे इसका मोमेंटम, फाइनल लिखिए, इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, -3V1, और इसका मोमेंटम +5V2, और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। कितना है इनिशियल मोमेंटम, 15। तो ये वाला हम लोग का पहला इक्वेशन बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों दूर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस, वो तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा जो कि कितना है 5। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा, किससे, NLR से। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन तो बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। क्या कर दीजिए आप, मान लीजिए इस वाले इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3V1 प्लस 3V2 इज इक्वल्स टू 15, और ये वाला इक्वेशन क्या है, -3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल्स टू 15। ऐड कर दीजिए, बचपन में सब सॉल्व करना सीखे थे ना, ये दोनों कट जाएगा, 3 5 इज इक्वल्स टू 30, तो V2 इज इक्वल्स टू 30/8, तो काटेंगे तो 2 से 15/4, 15/4 मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव आए कि नेगेटिव, इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लोग माने थे बिल्कुल। अब V1 निकाल लीजिए, V2 पता है तो इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो V1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस V2, 5 माइनस, और V2 कितना है, 15/4। तो आप में से कोई ऐसा नहीं ना करते हो 5 माइनस 15 माइनस 10/4, कोई ऐसा कैलकुलेशन करते हो क्या? अगर ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो कृपया तैयारी छोड़ दीजिए भाई, या बचपन में पढ़िए। एलसीएम लेंगे तो 4 5 के 20 माइनस 15, 5/4 मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, मतलब जो डायरेक्शन माने थे बिल्कुल, क्या डायरेक्शन माने थे कि 3 kg वाला लेफ्टवर्ड मूव करेगा V1 से, मतलब 5/4 से, और ये वाला इधर मूव करेगा 15/4 से। अब मत सोचिएगा सर आपको तो याद होगा कि इधर मानने, हम तो ये वैल्यू कुछ रैंडम लिख दिए हैं, ठीक है, तो अगले किसी केस में रैंडम वैल्यू में हो सकता था नेगेटिव भी आ सकता था, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कीजिए ऐसे, और जो भी अगर पॉजिटिव आया मतलब सही आया है, नेगेटिव आया मतलब गलत नहीं, उल्टा है, वेलोसिटी उल्टा होगा। मान लो ये आ जाता -5/4, तो हम कहते हैं कि ये पार्टिकल इधर नहीं जा रहा, उधर जा रहा है 5/4 से। बस, क्या इतनी बातें क्लियर है? यस सर। क्या इलास्टिक कोलिजन की इतनी बातें में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में यहाँ से आगे मिलेंगे हम लोग, इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ और बात करेंगे, फिर हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का चर्चा करेंगे। एक क्लास और, मतलब L2 में मैक्सिमम थ्योरी जो स्कूल और नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा। फिर L3 में थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नीट का, जेईई मेंस लेवल तक का, वहां तक तो पहुंचना ही सब लोग को मिनिमम। इसको लिखिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।